इससे पिछले भाग में हम लोगों ने मॉरुलेशन तथा ब्लास्टुलेशन की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा। मॉरुलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मॉरुला का निर्माण हुआ और ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया के निर्माण स्वरूप ब्लास्टुला या जिसे मानवों में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उसका निर्माण होता है। तो तीसरी अवस्था है गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुला बनने की प्रक्रिया को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो हमने एम्ब्रियो के बारे में पहले कहा था कि प्रारंभ की 3 अवस्थाएं हैं, मॉरुला, देन ब्लास्टोसिस्ट तथा गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला बनने की प्रक्रिया को कहेंगे गैस्ट्रुलेशन। इस प्रक्रिया में ब्लास्टोसिस्ट में उपस्थित ब्लास्टोमियर का स्थानांतरण या पुनर्विन्यास हो जाता है। पुनर्विन्यास स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक कोशिकाएं जाती हैं और साथ में उनका रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास हो जाता है, जिससे 3 जननिक स्तरों एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मेसोडर्म का निर्माण होता है। इससे पहले यदि हम देखें तो जननिक स्तरों की बात हमने नहीं की थी। जननिक स्तर का निर्माण गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के अंत तक हो जाता है और साथ ही हमने ये पढ़ा था कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के अंत तक विदलन धीरे धीरे कम हो जाते हैं और अंततः बंद हो जाते हैं। उसके बाद भी विभाजन तो जारी रहते हैं, लेकिन कौन से होंगे? अब वो सामान्य समसूत्रण यानी माइटोटिक विभाजन होंगे। तो वैसे हमने पहले पढ़ा है कि विदलन भी एक प्रकार का समसूत्रण ही है, लेकिन उसमें वृद्धि अवस्था नहीं होती है। लेकिन अब जो विभाजन होने वाले हैं उनमें वृद्धि अवस्था होगी। कब? गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के बाद। अब गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में जब हमने देखा कि इसमें ब्लास्टोमियर यानी कोरक खंडों का स्थानांतरण तथा पुनर्विन्यास होता है। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और साथ में पुनर्विन्यास भी होता है, यानी उनका रीअरेंजमेंट भी होता है। तो 2 प्रकार की जो है गतियों के बारे में यहाँ बात की गई है। वैसे गतियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन भ्रूणीय कोशिकाओं में होने वाली गतियां गैस्ट्रुला स्टेज में उस 2 प्रकार की हमने यहाँ पर बात करेंगे। पहली गति है एपीबोली। एपीबोली का अर्थ है एक्टोडर्म बनाने वाली ब्लास्टोमियर्स की गति। एपी अर्थात ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है कि भ्रूण के किसी हिस्से में से कोशिकाएं टूटेंगी, वहां से अलग हो जाएंगी और आगे जाकर पहले से उपस्थित किसी परत के ऊपर एक नई परत का निर्माण कर देंगे। एपी मतलब ऊपर, अबव, यानी ऊपर से परत बना देंगी और इस प्रकार की गति जो होती है ब्लास्टोमियर्स की, इसे हम कहते हैं एपीबोली। दूसरे प्रकार की गति है एम्बोली। एम्बोली शब्द आया है एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब अंदर धंस जाना। तो एम्बोली में मेसोडर्म तथा एंडोडर्म बनाने वाली ब्लास्टोमियर इस प्रकार की गति को दर्शाती हैं। तो एम्बोली में क्या होता है, किसी भ्रूण में किसी स्थान से कोशिकाएं टूट करके किन्हीं पहले से उपस्थित 2 परतों के बीच में क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी और वहां जाकर के क्या करेंगी, नई एक परत बना देंगी उसके अंदर फैल करके, और इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एम्बोली। तो एपीबोली जब पहले से उपस्थित परत के ऊपर एक नई परत बना दें, और एम्बोली जब 2 परतों के बीच में घुस करके एक नई परत यदि कुछ कोशिकाएं बना देती हैं, इस प्रकार की गति को एम्बोली हम कहते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में मुख्यतः 2 बातें हम देख सकते हैं। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में एक तो गतियां हो रही हैं, गतियां यानी कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही हैं, और दूसरा इनके इस गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के अंत तक जो है वो क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में 2 मुख्य भाग हैं। एक तो गतियां हो रही हैं और दूसरा प्रत्येक कोशिका को उसका कार्य दे दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है। यानी एक्टोडर्म क्या बनाएगा ये निर्धारित है, एंडोडर्म क्या बनाता है ये भी निर्धारित है, और मेसोडर्म क्या बनाता है ये भी निर्धारित है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बाहर बॉडी वॉल जो है वो एक्टोडर्म से बनी होती है और अंदर की ओर आवृत होती है मेसोडर्म से, या गट वॉल जो है वो एंडोडर्म से बनी होती है, उसके बाहर की ओर आवरण होता है मेसोडर्म का। तो इस प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में ये 2 चीजें होती हैं। बहुत सारी ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं कई बार
जो गर्भ अवस्था में ही जन्म से ही कुछ विकार होते हैं, तो अक्सर ये जो गतियां हैं ये सही प्रकार से नहीं हो पाती हैं। जिस कोशिका को जिस स्थान पर होना चाहिए, नियत स्थान, वहां तक न पहुंच पाने के कारण क्या होता है, कई बार गर्भावस्था से ही कुछ, जन्म से ही कुछ विकार जो है वो कुछ बच्चों में रह जाते हैं। मतलब भ्रूण में जब जन्म लेता है तो उसी समय कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, होते रहते हैं। तो वो विकार जो है वो गतियों के सही प्रकार से नहीं होने से होते हैं, यानी जब कोशिकाएं अपने नियत स्थान पर न पहुंच पाए। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से 3 जननिक स्तरों का यहाँ पर निर्माण होता है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये एक ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट जो है, इस अवस्था में हम पहले पढ़ चुके हैं, रोपण हो चुका है। तो ये जो प्रक्रिया है, रोपण के बाद जो है वो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है। मान ले रोपण हो गया है, रोपण में यह बाहर की ओर जो है ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, सबसे बाहर की ओर ब्लास्टोसिस्ट में, और ये इनर सेल मास है। और इनर सेल मास के साथ लगती हुई ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं को हम कहते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। क्या कहेंगे इनको? सेल्स ऑफ रॉबर। तो सेल्स ऑफ रॉबर ट्रोफोब्लास्ट की ही कोशिकाएं हैं, लेकिन वो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं बिल्कुल जो किसके साथ जुड़ी हुई हैं, इनर सेल मास के साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही जो ब्लास्टोसिस्ट के भीतर में, तो ब्लास्टोसिस्ट के भीतर में जो कैविटी है इसे ब्लास्टोसील कहते हैं। इस कैविटी को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील कहते हैं। अब अगले चरण में क्या होता है, जब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये कोशिकाएं जैसे कि हमने कहा कि बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, स्टिकी होती हैं, चिपचिपी होती हैं। ये कुछ एंजाइमों का सेवन करेंगी और वो आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनको गला करके क्या करेंगी, पोषण जो है वो यहाँ पर पहुंचा देंगी। तो ये पोषण किसको मिलेगा? इनर कोशिकाओं को, इनर सेल मास को, और वो विभाजन शुरू कर देगा। जब विभाजन शुरू करेगा तो विभाजन शुरू करने के बाद इनर सेल जो है एक चपटी डिस्क नुमा जो है वो 2 परतों की एक संरचना बनाएगा। इसे हम बाइलेमिनर डिस्क भी कह सकते हैं। तो सेक्शन में ये इस तरह से दिखेगी। असल में यह क्या होगी, एक डिस्क नुमा संरचना होगी जो इस पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को 2 भागों में बांट दे रही है। यह 2 स्तरों की बनी हुई जो बाइलेमिनर डिस्क है, इसकी ऊपरी कोशिकाएं जो है वो स्तंभाकार है। इन स्तंभाकार कोशिकाओं को एपिब्लास्ट कहा जाता है, और नीचे की ओर जो कोशिकाएं हैं वो हाइपोब्लास्ट कहलाती हैं, जो कि घनाकार होती हैं। तो अब हमारा जो इनर सेल मास है वो बाइलेमिनर डिस्क में परिवर्तित हो गया, यानी 2 परतों वाली एक संरचना डिस्क बन गई है, जिसने पूरे ब्लास्टोसिस्ट को 2 भागों में बांट दिया है। अगले चरण में यहां पर हमने पढ़ा था ये सेल्स ऑफ रॉबर है, ये विभाजित करती हैं और सेल्स ऑफ रॉबर विभाजित करके अंदर की ओर एक नई परत कोशिकाओं की बना देती हैं। ये कोशिकाएं धीरे धीरे क्या करती हैं, इस ऊपर वाली कैविटी में क्या करती हैं, इसको ढक लेती हैं, यहाँ पे ऊपर की ओर आवरण बना देती हैं, और इस आवरण को की कोशिकाओं को हम कहते हैं एमनियोजेनिक सेल्स या एमनियोजेनिक कोशिकाएं, इनको हम कहते हैं। अब ये एमनियोजेनिक कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो गया और इन्होंने इस चैम्बर को ऊपर से आवृत कर दिया। इस चैम्बर को कहा जाता है एमनियोटिक कैविटी, और यह क्या है, एमनियोजेनिक कोशिकाएं या सेल्स इनको हम कहते हैं। और ये वाला जो स्थान था इसे कहते हैं प्रिमिटिव गट। इसे क्या कहते हैं? प्रिमिटिव गट जो है वो मानवों में कहते हैं। अब यहाँ पर उसी प्रकार से ये एपिब्लास्ट थी और ये यहाँ पर सेल्स ऑफ रॉबर थी, जिन्होंने विभाजित करके एमनियोजेनिक सेल्स बना दी। और इधर नीचे यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं ये है हाइपोब्लास्ट कोशिकाएं। हाइपोब्लास्ट कोशिकाओं ने विभाजित कर करके क्या किया, अंदर की ओर यहाँ पे बना दिया एक अन्य आवरण जो है वो कोशिकाओं का बना दिया। तो यहाँ पर भी आवृत हो गई कोशिकाएं इस प्रकार से, और इधर भी। तो ये वाली कोशिकाएं किससे आई? सेल्स ऑफ रॉबर से। और ये वाली कोशिकाएं कहां से आई? हाइपोब्लास्ट से आई है। तो अब यदि हम देखें तो एम्ब्रियो केवल इसी भाग से बनना है, एम्ब्रियो केवल इसी भाग से बनना है।
अब अगली अवस्था में हमने इन दोनों के बीच में गैप जो है वो दर्शा दिया। ये संरचना में क्या है, इन दोनों के बीच में गैप दर्शा दिया, क्योंकि आकार में थोड़ी वृद्धि हो गई तो ये गैप यहाँ पर आ गया इन दोनों के बीच में। बाकी कोई परिवर्तन यहाँ पर हमने दर्शाया नहीं है। अब यदि हम देखें तो ये सबसे बाहर ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की परत है और बीच में ये बाइलेमिनर डिस्क है। इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या है, कोशिकाओं की परत है, आवरण है। तो ये जो सबसे बाहर की परत है इसे ट्रोफोएक्टोडर्म कहा जाता है। ट्रोफोएक्टोडर्म से ही बनी हुई ये वाली जो परत है जो एमनियोटिक कैविटी को ऊपर से ढक रही है, इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। इसे क्या कहा जाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, यानी यह अतिरिक्त भ्रूणीय एक्टोडर्म कहलाती है। और उसी प्रकार से ये नीचे वाली जो परत है, ये वाली परत, इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। इसे कहा जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। अब ऐसे समय में यहां पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, यहां से कुछ और कोशिकाएं यहां पर टूटती हैं और इन कोशिकाएं टूट करके क्या करती हैं, यहां पर इस कैविटी में पूरे में फैल जाएंगे। ये कैविटी, ये जो बाहर ट्रोफोएक्टोडर्म है, इसके अंदर यह आवरण बना देगी और साथ में इन कोशिकाओं के बाहर भी आवरण बना देगी। तो अब हम जो अगली कोशिकाओं की परत है उसको कोशिकाओं की परत के रूप में न दर्शा करके केवल डैश वाली लाइन से दर्शा देते हैं। और यह जो नई परत यहां पर बन गई, इसके अंदर तथा इसके बाहर ये दोनों परतें जो है ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिका ने ही बनाई है और इन दोनों परतों को कहा जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब यहां तक हम इसको एक बार जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बाहर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो है उसके भीतर जो आवरण है, अंदर की ओर आवरण है, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का है। ये बाइलेमिनर डिस्क है और इस बाइलेमिनर डिस्क में ऊपर जो है ये कवरिंग है, ये अंदर वाली, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है। और उसके बाहर ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यहाँ पर उपस्थित है। तो अब ये जो यहाँ पर पूरी संरचना बनी है, इसके बीच में बाइलेमिनर डिस्क है। अब यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन की जो प्रक्रिया, ये पूरी गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में ही आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 जननिक स्तरों का निर्माण होगा। तो 3 जननिक स्तरों का निर्माण कैसे होता है, मान लें यह एक बाइलेमिनर डिस्क है, 2 लेमिना वाली यह डिस्क है और यह बाइलेमिनर डिस्क जो है अब ट्राइलेमिनर डिस्क में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे परिवर्तित होगी, यहां पर ये मान लें ये हमने बाइलेमिनर डिस्क बना रखा है, ये एपीब्लास्ट और ये नीचे हाइपोब्लास्ट परतें हैं, ये वही 2 परतें। ये मान लें एंटीरियर साइड है, ये कौन सी है, पोस्टीरियर साइड है, मतलब ये जहां से माउथ बनेगा और ये जहां से टेल बनेगा। तो यहां पर क्या होता है, जहां पर टेल बनने वाला है पोस्टीरियर वाली साइड में, उस तरफ से एपीब्लास्ट कोशिकाएं विभाजन करेंगी तो डिस्क में क्या होगा, जगह तो रहेगी नहीं, पहले ऊपर उठेंगी और फिर धीरे अंदर की ओर चली जाएंगी। यानी कोशिकाएं यहां से विभाजित करेंगी और ये अंदर की ओर ऐसे घुस जाएंगी। इनके अंदर की ओर घुसने से क्या होगा, यहां पर एक लाइन बन गई। इस लाइन को कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या कहेंगे इसको, प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक किस हिस्से में बनी तो पोस्टीरियर साइड वाले में, पीछे वाले हिस्से में, लेकिन यहां से जो कोशिकाएं अंदर की ओर घुसी वो पूरे के पूरे इन दोनों के बीच में फैल गई और इस प्रकार की मूवमेंट है एम्बोली, जिसमें कि अंदर एक तीसरी परत बन गई जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म। तो इसमें अगर हम सेक्शन में इसको दर्शाएं तो सेक्शन में ऐसे दर्शाएंगे कि
हाइपो एपिब्लास्ट कोशिकाओं ने विभाजन शुरू किया। विभाजन करने के बाद ये कहाँ घुस गई, यहां से अंदर घुस गई, और अंदर घुसने के बाद में इन्होंने क्या किया, यहां पर एक नई कोशिकाओं की परत के रूप में फैल गई। यानी पहले कितनी परतें थी, 2 परतें थी। 2 परतों के बाद में जो ऊपर वाली परत है उससे कोशिकाएं ऐसी टूटी, टूटने के बाद वो घुस गई, और कहाँ घुस गई, इन दोनों के बीच में एक नई परत यहाँ पर बन गई। अब ये जो डिस्क थी पहले कितनी थी, 2 परतों वाली, बाइलेमिनर, अब क्या हो गई है, ट्राइलेमिनर डिस्क जो है वो हो गई। और ट्राइलेमिनर डिस्क में जो सबसे ऊपर की परत है इसे क्या कहेंगे, एक्टोडर्म, बीच की परत को क्या कहेंगे, मेसोडर्म, और सबसे नीचे की परत को क्या कहेंगे, एंडोडर्म, इसे कहेंगे एंडोडर्म। अब ये समझें कि इस अवस्था में एक्टोडर्म के साथ कॉन्टिन्यूटी में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एंडोडर्म के साथ कॉन्टिन्यूटी में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, और ये मेसोडर्म जो है ये इसके बाहर और इसके अंदर दोनों तरफ मेसोडर्म उपस्थित है। तो इस अवस्था में गेस्टुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो गेस्टुलेशन की प्रक्रिया यदि हम देखें तो इस प्रक्रिया में ब्लास्टोसिस्ट जो है वो किस में चेंज हो गया, वो गेस्ट्रुला में चेंज हो गया। ये जो 3 जनिक स्तरों वाली जो अब संरचना है इसे हम क्या कहेंगे, गेस्ट्रुला। तो यदि हम देखें तो गेस्ट्रुला के अंत में 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो गया। कौन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मेसोडर्म का निर्माण हो गया। साथ में क्या हुआ, बहुत सारी कोशिकाएं इधर से उधर भी मूव करी, यानी गतियां भी हुई, और गतियां 2 प्रकार की होती हैं, एपिबोली तथा एम्बोली। हालांकि और प्रकार की भी होती हैं, लेकिन यहाँ हम केवल 2 प्रकार की गतियां पढ़ रहे हैं, जिसमें एक तो एपिबोली, अगर कोशिकाएं टूट के किसी परत के ऊपर दूसरी नई परत बना दें तो एपिबोली, यदि 2 पहले से उपस्थित परतों के बीच में घुस के नई परत बना दें तो एम्बोली इसको कहेंगे। और उसके बाद हमने चरण अध्ययन किए किस प्रकार से ब्लास्टोसिस्ट में पहले बाइलेमिनर डिस्क बनती है, जिसकी ऊपरी कोशिका परत को एपिब्लास्ट कहते हैं, नीचे वाली परत को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। एपिब्लास्ट कॉलमनर है यानी स्तंभाकार है, और हाइपोब्लास्ट कैसी है, वो क्यूबॉइडल है यानी घनाकार है। तो उसके बाद हमने कहा कि सेल्स ऑफ रॉबर ने क्या बना दिया, एम्नियोजेनिक कोशिकाएं, और ये जो हाइपोब्लास्ट कोशिकाएं थी इन्होंने विभाजित करके इधर अंदर की ओर एक परत बना दी। अब इसके बाद हमने इसी डायग्राम को आगे बताया, जिसमें हमने इन दोनों के बीच में गैप दर्शा दिया। गैप दर्शाने के बाद फिर से यहाँ से कुछ कोशिकाएं टूटेंगी और इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ आवरण बनाएंगी, जिनको हमने डैश से प्रदर्शित किया है। और ये जो डैश से प्रदर्शित की हुई परतें हैं ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ट्रोफोडर्म को एक्टोडर्म भी बोलते हैं, या ट्रोफो एक्टोडर्म या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। तो ये ध्यान रहे, इनको जो हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बोल रहे हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब अतिरिक्त भ्रूणीय है, ये कभी भ्रूण बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, भ्रूण केवल इस भाग से बनना है। और इस भाग में बाइलेमिनर डिस्क जो है वो ट्राइलेमिनर डिस्क में परिवर्तित हो जाती है। कैसे, एम्बोली की प्रक्रिया, जो कि पोस्टीरियर भाग में, पुच्छी भाग में, पृष्ठ भाग में जो है वो होती है, और वहां से एपिब्लास्ट की कोशिकाएं विभाजित करके एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में नई लेयर का निर्माण करते हैं। नई लेयर के निर्माण होने के बाद में हमारे पास 3 जनिक स्तर बन जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म। और आपने पढ़ा होगा कि जनिक स्तर के आधार पर हम जो है या तो 2 जनिक स्तर हो सकते हैं या तो 3 हो सकते हैं। यदि 2 होंगे तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 होंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मनुष्य क्योंकि एक ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव है क्योंकि इसमें 3 जननिक स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मेसोडर्म।